नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की और वह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है। इस बात को बहुत साधारण तरीके से मत लीजिए। ये मत समझिए कि ये सारा मामला सीमित है दिल्ली शराब घोटाले से। उससे बड़ा, बहुत बड़े षड्यंत्र की तैयारी थी देश में, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, याद कीजिए तथाकथित किसान आंदोलन की। उस समय भी तैयारी ऐसे ही थी देश में अराजकता फैलाने की। उस समय आपको याद होगा कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। उनके बहुत सारे समर्थक भी उनसे नाराज़ हो गए थे कि डर गए, डरपोक हैं और जो है पीछे हट गए, तथाकथित किसानों से डर गए और कृषि कानून वापस ले लिए। ये सरकार की कमज़ोरी है। सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे आपके पास नहीं होती है। जो खुफिया तंत्र से जानकारियाँ आती हैं वो आपके पास नहीं आती है। हम लोग जो सार्वजनिक रूप से जो कुछ सामने होता है उसी के आधार पर रिएक्ट करते हैं। तो उस समय जिन लोगों का ऐसा रिएक्शन था, मैं उनको कतई दोष नहीं देता। उनके पास जो जानकारी थी उसके आधार पर उन्होंने एक राय बनाई, लेकिन जो जानकारी प्रधानमंत्री के पास थी उसके आधार पर उन्होंने फैसला लिया। उनको मालूम था कि अगर ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए तो देश को अराजकता की आग में धकेल दिया जाएगा। तो देश को बचाने के लिए उन्होंने वो 3 कृषि कानून अच्छे होते हुए भी, किसानों के हित में होते हुए भी, उनको उन्होंने वापस ले लिया। इस समय भी आप देखिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मैं इस पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीसियों ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामलों में फैसला देने से तुरंत इसलिए इनकार कर दिया कि अभी चुनाव हैं, चुनाव के बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे। मैंने एक आपको उदाहरण पहले भी दिया था, मुलायम सिंह यादव का डीए का केस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस था। उस मामले में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश के, उससे पहले फैसला नहीं दिया कि चुनाव पर असर पड़ सकता है, चुनाव के बाद देंगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला चुनाव से ठीक पहले आया और उसके बाद, अब फैसले को तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा ही, लेकिन जिस तरह से उस फैसले को इंटरप्रेट करने की कोशिश हुई, सारे फैसले को एक दिशा में जिस तरह से मोड़ने की कोशिश हुई कि ये इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक उगाही का धंधा चला रही थी, ये कांग्रेस का आरोप है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक दलों को पैसे मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा गैर भाजपा दलों को मिला है। उसके बारे में चुप्पी आपको समझ में आ सकती है कि दरअसल एजेंडा क्या है। केवल भाजपा को टारगेट करना है। ये और स्पष्ट हो गया जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने नाटक किया। जब उन्होंने सास बहू का सीरियल जैसे आप देखते हैं टीवी पर, उस तरह का दृश्य अदालत में पेश करने की कोशिश की। एएसजी के पास चले गए कि हमको आशीर्वाद दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया। तो पहली बात यह है कि जब आप बता रहे हैं शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया, तो पहली बात तो आप मान रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ। अभी तक जिसको आप फर्जी घोटाला कहते थे, फर्जी मामला बताते थे, उसको अदालत में एक तरह से आपने स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ। सिर्फ आपका दावा यही इतना ही है कि पैसा हमें नहीं मिला। वो तो एजेंसी का काम है, जांच एजेंसी का, साबित करना अदालत में कि पैसा किसको मिला, कितना मिला और कब कब मिला। लेकिन उसके जरिए बताने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो कंपनियां इस शराब घोटाले में शामिल थी, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और उसको बीजेपी को दिया, इसलिए पैसा बीजेपी को गया। अब आप देखिए कुल इरादा क्या था। फिर कह रहा हूँ, क्रोनोलॉजी को समझिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा उठाया जाना, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना ठीक चुनाव से पहले, फिर उसका जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया, जिस तरह से उसके समर्थन में उसके जरिए एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की गई, और उसके बाद आप देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होते ही जैसे अमेरिका जर्मनी तिलमिलाया है। आखिर अमेरिका और जर्मनी का अरविंद केजरीवाल से क्या नाता है, क्या रिश्ता है? अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों चिंतित है अमेरिका, क्यों चिंतित है जर्मनी? और उसके अलावा कई देश होंगे जो खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं। खुलकर ये 2 देश सामने आए हैं।
तो भारत में आम चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, डिरेल करने के लिए एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, जिसका हिस्सा थे अरविंद केजरीवाल। उनकी गिरफ्तारी इस वजह से ज़्यादा हुई है, शराब घोटाले के मामले में भी हुई है, जाहिर है कि जांच तो उसी की चल रही है, तो किसी न किसी कानून के तहत ही गिरफ्तारी होगी, उसमें गिरफ्तारी हुई है। 1 तारीख तक उनका रिमांड बढ़ गया है, 28 तारीख को उनको पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में। 4 दिन की रिमांड मांगी ईडी ने, उनको रिमांड मिल गई। 1 तारीख को उनकी रिमांड ख़त्म हो रही है, 1 तारीख को 11:30 बजे फिर अदालत में पेश किया जाना है। और मुझे पूरा यकीन है कि 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाएगा, बशर्ते अगर सीबीआई उनकी रिमांड लेने के लिए नहीं आ गई। इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है और वो कह रही कि उसको भी रिमांड चाहिए अरविंद केजरीवाल की पूछताछ के लिए। ईडी कह रही कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया, लैपटॉप का पासवर्ड नहीं बताया। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि जिस दौरान ये शराब नीति बन रही थी उस समय जो वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे वो फ़ोन कहाँ गया। अब ये अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं कि उस समय उनका फ़ोन 2021 में जब शराब नीति बन रही थी उस समय जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे कहाँ गया। उनके साथ ही मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, जो इस विभाग के मंत्री भी थे, वो कहा जा रहा है, आरोप है उन पर कि लगभग 100 फ़ोन उन्होंने तोड़े और कुछ फ़ोन तोड़ने की बात उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच एजेंसियों के सामने स्वीकार की कि उन्होंने तोड़ा। तो एविडेंस को नष्ट करने की जिस तरह की कोशिश आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने की है, उस तरह का माइंडसेट केवल शातिर अपराधियों का होता है। कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कर सकता। पॉलिटिशियन ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर देगा या फ़ोन फेंक देगा। फ़ोन तोड़ना, नया फ़ोन लेना, नए आईफोन, बताते हैं कि 100 नए आईफोन उस दौरान खरीदे गए, अलग अलग आईफोन इस्तेमाल किया गया बातचीत के लिए, अलग अलग आईफोन को। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा था। इसमें जर्मनी का और अमेरिका का लगातार दखल देना एक तरह से हमारी चुनावी प्रक्रिया में दखल देने जैसा है। अब आपको एक अनुमान बताता हूं कि 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को क्या होने वाला है। 1 अप्रैल को ईडी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी और मुझे नहीं लगता कि फिर रिमांड की मांग करेगी। उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। 3 तारीख को, 3 अप्रैल को हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है अरविंद केजरीवाल के मामले की। उन्होंने चुनौती दी है हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को। ईडी ने उनकी जो गिरफ्तारी की है उसको चुनौती दी है, उस पर सुनवाई जो है 3 अप्रैल को होने वाली है। उससे पहले वो जेल जा चुके होंगे। जेल से सरकार चलाने की घोषणा वो जेल जाने से कई महीने पहले से कर रहे हैं कि अगर जेल भी जाना पड़ा तब भी सरकार चलाऊंगा। और ईडी की कस्टडी से उन्होंने सरकारी आदेश जारी करने का जो षड्यंत्र किया, नाटक किया, जो दिखावा किया, उसको छोड़ दें। आप ध्यान दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में क्या कहा। उनसे पूछा गया था कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई सरकारी आदेश तो जारी किया नहीं है, उनका ये बयान, मीडिया में दिया गया बयान, उसका कोई महत्व नहीं है। मेरा मानना है कि संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका हर बयान महत्वपूर्ण होता है, उनके हर बयान का मतलब होता है। दिल्ली के एलजी ने अगर कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कानूनी तैयारी पूरी कर ली है, कानूनी सलाह मशविरा उन्होंने पूरा कर लिया है, कानूनी सलाह ले ली है कि जेल से सरकार कैसे नहीं चल सकती है और जेल से सरकार चलाने की कोशिश को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो 1 तारीख को अगर सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। उसके बाद दिल्ली की सरकार का स्वरूप बदलना भी तय है। या तो आम आदमी पार्टी को अपना नया नेता विधायक दल का चुनना पड़ेगा, उसे मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, वरना फिर एलजी एक्शन मोड में आएंगे और एलजी जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस बात की संभावना उतनी ही प्रबल है जितनी जिद होगी अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की। तो एक बात तो आप मानकर चलिए कि जेल से सरकार चलाने का
अरविंद केजरीवाल का सपना पूरा नहीं होगा। उसी तरह से जैसे देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका इस जीवन में कभी पूरा होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का नाटक कर रहे हैं, बाहर उनकी पत्नी जो है उसमें सहयोग कर रही हैं। वो बड़ी मार्मिक अपील कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डायबिटिक है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए आप लोग जो है दुआ कीजिए। ये सब जो है कोशिशें हो रही हैं केवल सिंपैथी जुटाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके नेताओं की और उनके परिवार की इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, ईडी की कस्टडी में हैं और जेल जाने वाले हैं, फिर भी दिल्ली के लोगों में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई दे रही। उनको लगा था कि सहानुभूति ही नहीं, सहानुभूति की लहर बल्कि चक्रवात चलेगा, दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में अदालत का फैसला जो भी आए, आम जनता का परसेप्शन अरविंद केजरीवाल के बारे में बदल चुका है। आम आदमी अब अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार नहीं मानता। उसने उनको कट्टर बेईमान मान लिया है या नहीं ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वो अब उनको कट्टर ईमानदार नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल आम आदमी की नज़र में शक के घेरे में हैं। उन पर बेईमानी का आरोप लगा है और उस आरोप का कोई वो माकूल जवाब दे नहीं पा रहे हैं। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि शराब घोटाले में उनके जो दूसरे साथी जेल गए हैं उनको ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी कोई राहत क्यों नहीं मिल रही है। क्या अदालत वो देखने में सक्षम नहीं है या देख नहीं पा रही जो अरविंद केजरीवाल दिखाना चाहते हैं? तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं है। राजनीतिक या भ्रष्टाचार के आरोप तक उसको सीमित मत रखिए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था। अगर भारत के लोकसभा के चुनावों को निर्बाध गति से होने देना है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ज़रूरी थी। एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। कभी जब नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है वो अपने मेमोयर्स लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को नरेंद्र मोदी ने नाकाम किया, जिसकी हवा हमको आपको लगने भी नहीं पाई। जिसमें कई मामलों में हम लोग नरेंद्र मोदी की ही आलोचना करते रहे, उन्हीं को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन उनको मालूम था कि देश के हित में क्या है। जो लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे कैसे निपटना है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है और कब करनी है। राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है 2 साल पहले हो गई होती या 1 साल पहले मनीष सिसोदिया के साथ हो गई होती तो ये उसका इम्पैक्ट जो है उस तरह का नहीं होता जितनी इस समय हुई है। खासतौर से ईडी के 9 समन पर न पेश होने के बाद उसने उनकी सिंपैथी का जो तार था उसको काट दिया। लोगों को लगा कि इनके पास कुछ छिपाने को है जिसकी वजह से ये ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का खेल खुल चुका है। अब उनके षड्यंत्र की परतें खुल चुकी हैं। उनका षड्यंत्र और उनके साथियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाला है। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने नाकाम कर दिया है। अब इसकी परतें आने वाले समय में परत दर परत और खुलती जाएगी तो और हमको पता चलेगा, हमको आपको, कि दरअसल ये पूरा षड्यंत्र था क्या। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।